बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रवीण जैन साहब, पूर्व चेयरमैन हैं नरेटको के। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं CAIT के। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों को एक तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अजय सर, आज दिन में आपको बहुत मिस किया सर, लेकिन अब हम खुशकिस्मत हैं कि आप आए हैं और हमें लगता है कि आपसे बढ़िया शख्सियत शो की शुरुआत करने की नहीं हो सकती। आज ही जेफरीज की एक असेसमेंट आई है सर, 50 मिलियन टूरिस्ट्स और हजारों करोड़ का कारोबार, जिसमें उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको पूरा हाईलाइट किया है। और ऐसा दिख रहा है उससे कि पूरा एक इकोनॉमी का ताना बाना रचने की कोशिश की गई है। क्या कुछ है सर अयोध्या का ये जो नया स्वरूप है, ये बिजनेसेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके नजरिए में क्या है अयोध्या अब अगली कहानी कह रहा देश के लिए सर? जी दीपक जी, जैसे जेफरीज की रिपोर्ट भी बता रही है, 85,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है इन 10 सालों में अयोध्या में। एयरपोर्ट को और बढ़ाने में, एक नया एयरपोर्ट तो खुल गया है जो 10 लाख यात्रियों को हैंडल कर सकता है साल के, और उसको फिर लगभग 6 गुना कर दिया जाएगा अगले 3 वर्षों में। रेलवे स्टेशन का फिर से रीडेवलपमेंट हुआ लगभग 200 करोड़ डाल के उसमें, तो 85,000 करोड़ अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जा रहे हैं। नया टाउनशिप भी बन रहा है, न्यू अयोध्या करके 1200 एकड़ का। अब इससे क्या होता है, एक तो जो रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं उनका बहुत स्पेंड रहता है, फुटफॉल जो ये कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोग सालाना आने शुरू हो जाएंगे। 2022 में भी दीपक जी 2.2 करोड़ पर्यटक या आप बोलिए श्रद्धालु अयोध्या आए थे। तो ये 5 करोड़ होना बहुत आसान है मेरे ख्याल से। और क्योंकि आप प्रयागराज के करीब हैं, माघ मेला लगता है हर साल, और तरह के और बहुत सारे फेस्टिवल्स रहते हैं। रामनवमी का उपलक्ष्य है, अप्रैल में आएगा। तो ये बहुत सारे केंद्रित हो जाएंगे छुट्टियां लोगों की कि चलिए रामलला के दर्शन करके आते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? आपके एविएशन में बेनिफिट है, रेलवेज में है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी। 50 नए होटल लगाए जा रहे हैं। अभी 590 कमरे ही हैं, बट अगर 1 लाख श्रद्धालु दिन के आएंगे तो आपको बहुत सारे धर्मशाला और होम स्टेज और होटल्स चाहिए। तो 50 नए होटल आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐलान किए हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, FMCG हो गया, पूरा ट्रेड, और साथ में यूपी का जो कारीगरी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो सब आके इन पर्यटकों के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। SBI की जो रिपोर्ट है दीपक जी, वो कह रहे हैं 25,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट की अगले साल में बढ़ जाएगी केवल अयोध्या के कारण। माय गॉड, 25,000 करोड़, वाओ, दिस इज ह्यूज नंबर सर। और कहीं 4 लाख करोड़ की बात की जा रही है, कहीं 1 लाख करोड़ की बात की जा रही है। मैं हेडलाइंस देख रहा हूं, ₹4 लाख करोड़ एंड काउंटिंग, इस तरह की आ रही हैं। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी का आपने जिक्र किया सर, अद्भुत है। ये जितने भी आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत हैं। प्रवीण जैन जी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो यहाँ पर ताना बाना जो मैं कह रहा हूँ, $10 बिलियन का जो मेकओवर की बात की जा रही है, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस का रीवैम्प होना, टाउनशिप्स आ रही हैं, रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये सारे के सारे मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगे। इन पूरे इलाकों में आप रियल एस्टेट के लिए किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि रियल एस्टेट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा बज में है। अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोग वहां पर घर खरीद रहे हैं। तो आप किस तरह का आउटलुक देखते हैं रियल एस्टेट का सर? देखिए, कहीं किसी भी एरिया के अंदर जब टूरिज़्म आएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जैसे अभी अजय जी ने बताया कि इतने 4-5 करोड़ अगर यात्री हर साल आएंगे यहाँ पर, बिज़नेस बढ़ेगा,
जब बिजनेस बढ़ेगा लोगों को घर की ज़रूरत होगी, घर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। 1200 एकड़ में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि यहाँ पर नई टाउनशिप्स आ रही हैं, नया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर और पिछले कुछ सालों के अंदर देखें, जब से मंदिर का काम निर्माण शुरू ही हुआ है, तब से ज़मीनों के दाम काफ़ी ऊंचे हो गए हैं यहाँ पर, और प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी तेज़ी है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी के अंदर भी नए डेवलपर्स भी आएंगे, और नया डेवलपर्स का भी रुझान भी है हमें यहाँ पर काफ़ी काम करने के लिए। बिल्कुल। और मैं आपसे शो के अगले हिस्से में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स और जो खुद के लिए सेकंड होम या रिटायरमेंट होम की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ ऑप्शंस वहां पर हो सकते हैं, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन अभी मैं चलूँगा प्रवीण खंडेलवाल जी के पास, और साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा सुभाष गोयल जी का, चेयरमैन है STIC ट्रैवल एंड एविएशन के। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलता हूँ प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण जी, आप लोग बड़े बढ़ चढ़कर आपने इस पूरे उत्सव में हिस्सेदारी भी ली, आपने अपने अपने असेसमेंट्स भी दिए, खरीदारी को लेकर बिजनेस आउटलुक भी दिया। आज के पूरे दिव्य माहौल को देखने के बाद अब आपके असेसमेंट में कोई तब्दीली सर? मुझे लगता है कि इजाफा ही हुआ होगा आपके अनुमानों में। ठीक है, मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि 480 घंटे में 1 लाख करोड़ का कारोबार इस देश में हो चुका, आज जब हम इस वक्त बैठे हुए हैं। ओके। टेम्पल टूरिज्म देश में बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला है अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से। न केवल अयोध्या बल्कि अयोध्या के 100 किलोमीटर के एरिया में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने वाला है। मेरा अनुमान है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का वो होने वाला है, और उसका सबसे बड़ा फायदा इस देश के SME सेक्टर को मिलने वाला है। कुल मिलाकर के श्री राम से जुड़ी वस्तुओं का एक नया व्यापार देश में शुरू होगा। अभी हमने देखा जिस प्रकार से देश में श्री राम मंदिर के मॉडल की बड़ी मांग हुई, श्री राम मंदिर से जुड़े हुए और सामानों की बड़ी मांग हुई। ये एक भारतीय अर्थव्यवस्था में ये एक नया चैप्टर लिखने जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोग अब एंटरप्रेन्योर का अब टाइम आ गया। एंटरप्रेन्योर सोचेंगे कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बड़ा व्यापार मिलने वाला है, और नए व्यापार के बहुत बड़े अवसर आज अयोध्या के इससे मिलने वाले हैं, क्योंकि अब पूरे विश्व में अयोध्या भारत का लैंडमार्क डेस्टिनेशन बन गया है, और टेम्पल इकोनॉमी या टेम्पल टूरिज्म देश में बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के 9 करोड़ व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। छोटा सा एग्जांपल आज देता हूं सर। हमारे दफ्तर में कुछ हमारे साथी आए आज सुबह, और उनको राम टीके की आवश्यकता थी, तो आनन फानन में आज वो मार्केट गए। आप यकीन कीजिए, वो राम टीका एक छोटी सी चीज़ है, वो मिला नहीं सर। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो बिक चुका था, वो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये मुझे लगता है एक बड़ा ताना बाना रचने जा रही हैं बिजनेस का। बिल्कुल सही आपने कहा खंडेलवाल साहब। मैं अब सुभाष जी के पास चलना चाहूँगा। सुभाष जी, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन एक जो डिमांड रहती है टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर की, कि साहब आपने बहुत अच्छा किया, एक सॉफ्ट ब्रांडिंग भी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं टूरिज्म और ट्रैवल के, वो खुद एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। बट अगर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है तो टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती। ये आप लोगों की पुरानी डिमांड रही है। इस ओर आप देख रहे हैं इंडस्ट्री के दर्जे का राम राज? नहीं, देखिए, ये तो काफी कुछ स्टेट्स ने तो इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है, कुछ स्टेट्स ने नहीं दिया है। ये तो हो ही जाएगा। पर बड़ी खुशी की बात ये है कि जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अयोध्या हैज बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतनी डिमांड आई है कि आप ये समझिए कि NRIs, हम उन्हें कह रहे हैं कि पहले तो लोग 22 तारीख को ही आना चाह रहे थे, तो हमने कहा भाई 22 तारीख को बहुत ज़्यादा रश होगा, बहुत ज़्यादा, पर पूरे साल के लिए हमारे पास डिमांड है लोगों की। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, क्योंकि जो गरीब से गरीब आदमी है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो सड़क पे कुछ हैंडीक्राफ्ट बेचता है, चाहे वो फूल वाला है, चाहे वो कोई भी है, और अगर होटल्स नहीं आते हैं तो वहाँ पर
होटल वालों को बेल बॉयज चाहिए, खाने बनाने वाले चाहिए, अंडे बेचने वाले चाहिए, वेजिटेरियन सब्जियों के, फलों के, सारे फलार, तो एक ड्राई क्लीनिंग के, तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो टूरिज्म पे है वो बहुत ज़रूरी है। और रिलीजियस टूरिज्म वर्ल्ड में अभी देखिए सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद हज से कमाता है, तो अगर वो हद से कमा सकते हैं तो हम हिंदू जो सेंटर्स हैं जैसे वाराणसी है या अयोध्या है या और भी सेंटर्स जितने भी हैं, चार धाम की यात्रा है, तो इन चीज़ों की बहुत डिमांड शुरू हो गई है। और आपने सही कहा, मोदी जी ने एक एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, जहाँ पर भी मोदी जी जाते हैं वो मिट्टी का सोना बना देते हैं। तो अयोध्या का असर पूरे यूपी में, पूरा जो सर्किट है वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, ये एक पूरा सर्किट बिकेगा। और कुछ लोग अयोध्या जाके वाराणसी से वापस आएंगे, कुछ वाराणसी जाके अयोध्या से वापस आएंगे। तो ये पूरा एरिया में जो है वहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, खाने वाले, और पूरी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट और चेन इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। और हम बहुत एक्साइटेड है, टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी एक्साइटेड है, और आज तो पूरा हिंदुस्तान एक्साइटेड है। एब्सोल्युटली। अभी मैं कुछ मार्केट्स में होके आया, पूरे कनॉट प्लेस में दिए जल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, झंडे लगे हुए हैं, करोल बाग में, हर जगह आप देखिए पूरे दिल्ली में एब्सोल्युटली एकदम सर, दिवाली पूरे वाला देश में उत्सव। दीपावली का माहौल है और ये दो चीजें मैं देख रहा हूँ। एक जो राम भक्तों की जो भक्ति है, वो नितांत आस्थावानों की जो एक बात है, वो उसमें तो इजाफा स्वाभाविक रूप से होगा ही, माहौल ऐसा है। लेकिन हमने देखा है कि जो बीते कुछ सालों में जो इंडिया के डीएनए में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक एक कल्चर आया है। अब लोग कहीं भी कोई डेवलपमेंट होता है बग्गा सर, तो लोग देखते हैं कि हमारे लिए एंटरप्रेन्योर होने के नज़रिए में क्या परिस्थितियां बन रही हैं। अभी सर हम 2612 के आसपास डॉलर पर कैपिटा इनकम पे बैठे हुए हैं। प्रोजेक्शंस ये हैं 2030 तक 4000 हो जाएंगे, आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है सर, और इसमें जो टूरिज्म पे जो खर्चा हो रहा है, उसका आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम अभी भी उस स्थिति में हैं कि थोड़ा बहुत अपने लिए पैसा बचाकर घुमा आए अपने फैमिली वालों को, वो इकोनॉमी में हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा हुआ है वो वापस इकोनॉमी में जाए और फिर वहां से इकोनॉमी के एक पहिया घूमे? नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है दीपक जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर, आप याद रखिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया डालते हैं, आपको 6 से 8 रुपए की वृद्धि हो जाती है जीडीपी में 3 से 5 साल में। जो गोयल साहब ने भी बोला, जो मल्टीप्लायर चलता है टूरिज्म का, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत जबरदस्त है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं, अगर आप फास्टर कनेक्टिविटी देते हैं एयरपोर्ट्स के थ्रू, आप रिवर क्रूज देते हैं, आप आदमी को दिखाते हैं कि एक दिन के बजाय 3 दिन भी बिता सकते हैं वो ऐसे पिलग्रिम टाउन में, और क्या क्या वो खरीद सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा वर्चुअस सर्कल शुरू हो जाता है इकोनॉमिक्स का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अच्छी बात क्या है कि योगी जी ने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है $1 ट्रिलियन यूपी की इकोनॉमी को बनाने में। अब एसबीआई की जो रिपोर्ट है दीपक जी, उसमें ऑलरेडी कह रहे हैं कि 20,000 एक्स्ट्रा जॉब्स आ चुके हैं अयोध्या में। और इतना एनलाइटेंड एडमिनिस्ट्रेशन है कि सरकारी लोगों के घर में जा रहे हैं, बोल रहे हैं आप ये कमरे ठीक कर लीजिए और आप फिर एयरबीएनबी जैसे, ओयो जैसे होम स्टे दीजिए। तो 400 ऐसे घर तैयार हैं दीपक जी, जहां 1 से 4 कमरे लोग ऑफर कर रहे हैं और 2,000 रुपए प्रतिदिन पे ऑफर कर रहे हैं। बहुत वो आसान है लोगों के लिए लेना, और सेफ्टी वाइज भी अच्छा है कि घरेलू उसमें आप रहेंगे। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। आप सोचिए कितना वहां कॉमर्स बढ़ेगा, लोगों की आमदन कितनी बढ़ेगी। और एक चीज हमें जरूर देखना है, क्योंकि जीएसटी वगैरह लगने के बाद अब सब कुछ ऑटोमेटिक है। सरकार के लिए जो रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है। जितनी आपकी फ्लाइट्स आएंगी, जितनी आपका आईआरसीटीसी बुक करेगा रेलवे टिकट, जितना आपका क्यूएसआर होगा, स्विगी हो, जोमेटो हो, सब तैयार हो गए हैं। ये बर्गर किंग ने खोल लिया है अयोध्या में अपना एक ब्रांच ऑलरेडी, और सारे के सारे जुबिलेंट फूड से लेकर
सब लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो अपग्रेड भी होगा। और जो गोल्डमैन की रिपोर्ट आई थी दीपक जी, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया है फ्लुएंट इंडिया की, 10 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो सालाना 8 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे वो। अब वो लोग, उनके पास सरप्लस बहुत है। और आप देखिए माघ मेला जो प्रयागराज में लगता है, वहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हर साल हम कंबल बांटते हैं उधर लाखों की संख्या में, क्योंकि बहुत गरीब भी होते हैं लोग और बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी आते हैं जी। और ये जो गोयल जी ने एनआरआईज का कहा, एक आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, 3 करोड़ एनआरआई हैं जो भारत में 125 बिलियन डॉलर सरप्लस के तौर पे हर साल भेजते हैं। हमारा रेमिटेंस इकोनॉमी 125 बिलियन का है, उसमें से थोड़ा तबका भी अब टूरिस्ट में लगने लग गया, या जो वो टूरिज्म बाहर करते थे भारत में और आने लग गए। आप सोचिए ये कैसे बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली सर, ये वाकई में ये सारे डेटा, सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि भविष्य हमें पुकार रहा है, भविष्य तैयार है। वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल हैं, सारे डेटा पास में हैं, इसलिए अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी की कहानी धुंधली नज़र नहीं आती, बड़ी स्पष्ट सी नज़र आती है। और इसमें अगर कोई भागीदार बना तो बहुत अच्छा। लेकिन एक तबका ऐसा है प्रवीण जैन साहब, जो वो है आम इन्वेस्टर का, खास तौर से रियल एस्टेट इन्वेस्टर का। वो कहते हैं साहब, इस तरह के जब बड़े बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पनपते हैं, बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले बड़े बड़े धन्ना सेठ आकर जो है वो वहाँ पर मकान, ज़मीन, इन लोग ये सब चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। रेट्स हो जाते हैं बहुत सारे हाई, और फिर जब एक कॉमन मैन की जब तक बारी आती है, तब तक पलक झपकते ही उसको लगता है कि भाई ज़मीन तो बहुत महंगी हो गई। कोई मकान उसे लेना था, कमर्शियल प्लॉट लेना था, कोई दुकान लेनी थी, सब कुछ महंगा हो चुका है। अफोर्डेबिलिटी का कितना बड़ा संकट रहेगा। एक आम आदमी जो कुछ धंधा करना चाहता है अयोध्या और आसपास, उसे लगता है कि सब कुछ महंगा हो गया सर। देखिए, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई प्राइम एरियाज़ के अंदर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो सबब्स एरिया में फिर प्रॉपर्टी लोग चले जाते हैं, लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ज़मीनें सस्ती मिल जाती हैं और वो घर भी सस्ते बन जाते हैं। और मुझे लगता है ये जो डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर, या एयरपोर्ट नया आ रहा है और इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो बहुत सारे होटल भी बनेंगे और बहुत सारा गेस्ट हाउसेज भी बनेंगे। बहुत सारी कंपनीज अभी सोच रही हैं कि वहाँ पर अपना गेस्ट हाउसेज बनाएं। तो मुझे लगता है अफोर्डेबल, देखिए अगर मैं दिल्ली के आसपास की बात भी करूं तो यहाँ पर भी अफोर्डेबल हाउसिंग जो लोग बना रहे हैं, जैसे मोदी जी का है कि 60 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए, तो हरियाणा ने स्कीम निकाली 20 लाख रुपए में घर एक आम गरीब लोगों के लिए। तो मुझे लगता है ये हर जगह, चाहे ज़मीन जितने भी महंगी हो, तो लोग थोड़ा सबब्स में चले जाएंगे, थोड़ा दूर चले जाएंगे, 2-5 किलोमीटर दूर जाएंगे, बट वो अफोर्डेबिलिटी रहेगी हर जगह। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी रहे, लेकिन शिकायत एक आम आदमी की यही रहती है। प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं थोड़ा सा आपसे कारोबारी लिहाज से पूछना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो अयोध्या के आसपास ये देख रहा है कि वो किस तरह से नया कारोबार शुरू करे, मौके कहाँ बनेंगे? बग्गा सर ने भी बताया, आपने भी बताया कहाँ किन किन चीज़ों में मौके हैं, लेकिन इन मौक़ों को भुनाने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम है वो कैसा है सर? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मैं सीधा कहूँगा, बहुत ज़्यादा लाल फीताशाही तो नहीं है, लाइसेंस राज लोग कहते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से बताया जाता है कि ग्रास रूट लेवल पे अभी भी लाइसेंस राज मौजूद है। तो क्या स्थिति है सर वहाँ पर, एक आम छोटा कारोबारी अगर कुछ करना चाहे तो? देखिए, अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में अभी भी मैं कह सकता हूँ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। इस बात को आपने कहा है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय को लेकर के हम फरवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये जो पूरे सर्किट जिसकी बात कही जा रही है लगभग 100 किलोमीटर की, यहाँ पर कोई वन विंडो स्कीम अगर वो लागू करें, जहाँ पर सरकार की जो भी कानूनन आवश्यकताएं हैं वो सिंगल विंडो से यदि मिल जाए तो एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को एक बड़ा अवसर मिलेगा अयोध्या को एक मॉडल टूरिज्म के रूप में डेवलप करने में। आज भी वहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है क्योंकि वहाँ अभी लैंड को ढूंढना, या जिनके पास लैंड है तो किस चीज़ का काम करना,
अभी ये बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं। अभी तक पूरा देश 22 जनवरी में लगा हुआ था। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स अब इस दिशा में निश्चित रूप से सोचेंगे। हमने भी कन्फेडरेशन के लेवल पर पूरे देश भर में लोगों को कहा है कि व्यापार करने के नए नए कौन से इंस्टीट्यूशंस नए बन सकते हैं, उस पर विचार करें, उस पर सुझाव दें, ताकि उनको कंपाइल करके हम उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को दें और उनसे कहें कि व्यापारी इस काम में जुड़ना चाहते हैं, सरकार की सपोर्ट पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जाए। सर सीआईटी को हमारी शुभकामनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर, क्योंकि बाहरी ऊपरी लेवल पे तो बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब एक ग्रास रूट लेवल पे एक आम आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक पहला कदम उठाने की कोशिश करता है तो फंस जाता है, वो लाल फीता शाही में फंसता है। वो कभी ना नजर आने वाली एक अदृश्य लाल फीता शाही में, एक अदृश्य लाल लाइसेंस राज में फंस जाता है। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग फीडबैक लेके सरकारों से बात करें, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। हमारी इसके लिए शुभकामनाएं हैं सर आपको। सुभाष जी, टूरिज्म वाले सेक्टर में अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिनको सरकार को एड्रेस करना बाकी है? मैं खास तौर से नए लोगों की बात कर रहा हूं। किसी को ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, कोई अपना टूर एंड ट्रैवल का धंधा करना चाहता है, कहां कहां आपकी नजर में दिक्कत आ रही है? देखिए, यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मेरी उनसे गुजारिश है खासकर कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को या स्टार्टअप्स के लिए, वो ज़मीन खरीद के, अगर इस टाइम ज़मीन इतनी महंगी होती जा रही है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका नहीं होगा। तो मेरा सुझाव ये है, कुछ लैंड बैंक्स क्रिएट करे जाएं जो कि लैंड्स गवर्नमेंट के ही हों, बट वो लॉन्ग लीज पे 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए लीज पे दिए जाएं। एक तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो छोटा इन्वेस्टर है, जो एक छोटा गेस्ट हाउस बनाना चाहता है या एक टूरिज्म कोई म्यूजियम टाइप बनाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है टूरिज्म रिलेटेड, तो उनको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। उनकी पोटेंशियल देख के, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के वो उनको किराए पे लैंड दे दें जिस लॉन्ग टर्म लीज के लिए, और उससे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम की जगह वो स्कैटर हो जाएगी ऑन अ मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस। तो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरा एक तो ये सजेशन है। दूसरा ये है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बैंकों से फंडिंग की, बेस्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट एंड बेस्ड ऑन द जो उनकी बैकग्राउंड है या वायबिलिटी है या जो भी है, वो इकोनॉमिकली करके उनको इनकरेज करा जाए। और इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ अकोमोडेशन की, क्योंकि आप देखिए कि अभी जो 5 स्टार होटल्स 2-3 आने के चक्कर में हैं, उनको कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट जैसे गुजरात में करा था, टेंटेड सिटी की है जो कि इमीडिएटली लग सकती है। और दूसरा जो एयरबीएनबी है, और यूपी टूरिज्म उनकी क्लासिफाई करे और उनकी एक लिस्ट बनाए कि ताकि एक वेबसाइट पे ओयो और ये जो एयरबीएनबी है ये तो करेंगे ही, पर यूपी टूरिज्म की तरफ से भी एक रिकॉग्नाइज्ड गेस्ट हाउसेस होने चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट। सेफ मुझे लगता है आपके सिक्योर जगह चाहिए। आपके तीनों सजेशन सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो लैंड की महंगाई का इशू हो, चाहे वो फंडिंग का इशू हो, चाहे वो एक सरकार द्वारा बैक्ड अप एक ऑथेंटिक सोर्स हो लोगों के पास, ताकि वो अपने स्टेज के लिए एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सकें, ऑथेंटिक चॉइस ले सकें। इंपॉर्टेंट सजेशन सर। इनफैक्ट आप चारों ने सर बहुत अच्छे सजेशंस आज दिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला सर हमारे लिए। धन्यवाद आपका। प्रवीण जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण खंडेलवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।